नमस्कार। आज हम जे साई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत से जुड़े कुछ विचारों पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक एक बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल उठाते हैं। क्या हम आज भारत को अपनी नजर से देख रहे हैं या फिर किसी और की नजर से? और ये समझना जरूरी है, हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस उस सवाल की तह तक जाना चाहते हैं जो इन स्रोतों के केंद्र में है। बिल्कुल। हमारा काम यहाँ किताब के तर्कों का विश्लेषण करना है, उन्हें समझना है। और स्रोतों में एक बात साफ कही गई है कि ये किताब लोगों को ये नहीं बताती कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, अच्छा, बल्कि सिर्फ ये कहती है कि सोचना शुरू करो। सोचना शुरू करो। हाँ, तो आज हम इसी सोचने की प्रक्रिया को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये तर्क कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं और इनका मतलब क्या है। तो फिर चलिए इसे खोलकर समझते हैं। स्रोतों की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है, इंडिया और भारत, हाँ। इन दोनों में क्या फर्क है? पहली नज़र में तो लगता है कि ये तो बस दो नाम हैं, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन किताब का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कहती है कि भारत एक सभ्यता है, हजारों साल पुरानी एक निरंतरता, सही। जबकि इंडिया एक आधुनिक पहचान है, एक देश जो जो 1947 में बना। ये चौंकाने वाला नहीं लगता? ये चौंकाने वाला इसलिए लगता है क्योंकि हमने इन दोनों को हमेशा एक ही माना है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो तर्क दिया जा रहा है वो दृष्टिकोण का है, नजरिए का। स्रोत कहते हैं कि असली समस्या तब शुरू होती है जब आप भारत नाम की सभ्यता को समझने के लिए इंडिया के नियम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इंडिया नाम के आधुनिक देश के नियम और पैमाने इस्तेमाल करते हैं। ये ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी सदियों पुराने महाकाव्य को किसी आज के अखबार की हेडलाइन की तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वाह, आप उसका सार ही खो देंगे। ये तो बहुत बढ़िया मिसाल है। मतलब अपनी ही चीज को देखने के लिए दूसरों का चश्मा पहनना। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं से बात और भी गहरी होती है। स्रोतों में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो मुझे बहुत ताकतवर लगा, इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन। बौद्धिक उपनिवेशीकरण। हाँ, बौद्धिक उपनिवेशीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिमागी गुलामी। तर्क ये है कि 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम पर राज करने का उनका तरीका, उनकी सोच वो यहीं रह गई। अच्छा। वो हमारे संस्थानों में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में और सबसे बढ़कर हमारी सोचने के तरीके में बस गई। ये एक ऐसा कब्जा है जो जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग पर होता है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि ये सिर्फ एक आरोप है। क्या स्रोत इसका कोई ठोस उदाहरण देते हैं कि ये बौद्धिक गुलामी असल में दिखती कैसी है? हाँ, और यहीं पर ये विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है। किताब में कुछ तीखे सवाल उठाए गए हैं जिनकी तरफ स्रोत इशारा करते हैं, जैसे हमारा इतिहास किसने लिखा? ज्यादातर उन अंग्रेजों ने जो हमें असभ्य मानते थे और यहाँ राज करने आए थे। सही। स्रोत जेम्स मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का उदाहरण देते हैं। मिल कभी भारत आए भी नहीं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, कभी नहीं। फिर भी उनकी लिखी किताब ने पीढ़ियों को ये पढ़ाया कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ और बर्बर था। तो ये है बौद्धिक उपनिवेशीकरण का जमीनी असर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने ही बारे में वो कहानी सुनाई गई जो हमारे शासकों को सूट करती थी, और धीरे धीरे हमने उस पर यकीन भी कर लिया। बिल्कुल, किताब का तर्क यही है। और सवाल सिर्फ इतिहास लिखने का नहीं है। तो और क्या? हमारे देवी देवताओं को कैसे दिखाया गया, उन्हें आदिम और अंधविश्वासी तरीके से पेश किया गया। हमारी परंपराओं को पिछड़ा बताकर मजाक उड़ाया गया। सही बात है। और धीरे धीरे एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जिसे लगने लगा कि जो कुछ भी पश्चिम का है वही आधुनिक और बेहतर है। और जो हमारा अपना है वो शायद शर्मिंदगी की बात है। हाँ, इसे ही मानसिक आत्मसमर्पण कहा गया है। ये तो बहुत गहरी बात है। अगर कोई समाज लगातार खुद को दूसरों की नजर से देखेगा और वो भी एक आलोचना वाली नजर से, तो उसका आत्मविश्वास तो खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो सिर्फ इतिहास की बात नहीं लगती, इसका असर तो आज भी महसूस होता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं है, यह वर्तमान पर एक टिप्पणी है। जिस नजरिए से कोई समाज खुद को देखता है वही उसके भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आपकी बुनियाद ही इस सोच पर रखी गई है कि आपका अतीत कमजोर था, तो आप एक मजबूत भविष्य कैसे बना सकते हैं? ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि हर उस समाज का है जो कभी गुलाम रहा है।
आत्मदोद की पहली शर्त है अपनी कहानी को अपनी जुबान में कहना। अपनी जुबान में कहना सही है। मुझे सुरतों में एक और बात बहुत चौंकाने वाली लगी। हम सब आम बोलचाल में धर्म और रिलीजन को एक ही चीज मानते हैं। हाँ, एक ही चीज मानते हैं, है ना? लेकिन स्रोत कहते हैं कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये गलतफहमी शायद बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। ये कैसे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं, रिलीजन, खासकर जो पश्चिम से आए, वो अक्सर एक बंद सिस्टम की तरह होते हैं। बंद सिस्टम? हाँ, एक किताब, एक पैगंबर, कुछ तय नियम और एक ही सच। अगर आप उस दायरे से बाहर सवाल पूछते हैं तो आपको विधर्मी माना जा सकता है। ओके। ये एक तरह का फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचने का रास्ता भी पहले से तय है। ठीक है, ये तो समझ आया। तो फिर धर्म इससे अलग कैसे है? अब धर्म को समझिए। किताब के अनुसार धर्म कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो एक कंपास की तरह है। कंपास? हाँ, वो आपको दिशा दिखाता है, कर्तव्य की, नैतिकता की, सही आचरण की, लेकिन रास्ता आपको खुद खोजना है। धर्म सवाल पूछने को बढ़ावा देता है। हमारी परंपराओं में तो ईश्वर से भी बहस करने और उन्हें चुनौती देने की कहानियां भरी पड़ी हैं। हाँ, ये तो है। यहाँ विविधता की गुंजाइश है। आप नास्तिक होकर भी धर्मी हो सकते हैं, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेजों ने धर्म का अनुवाद रिलीजन किया, तो उन्होंने खुले आकाश को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया। बिल्कुल। और हमने भी उसे उसी डिब्बे के तौर पे देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। और इस एक गलत अनुवाद का असर बहुत गहरा हुआ। जब आप धर्म को रिलीजन बना देते हैं, तो आप उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका लचीलापन और उसकी विविधता, उसे खत्म कर देते हैं। भारत में हजारों अलग अलग विचार और पंथ इसलिए एक साथ रह सके क्योंकि धर्म की अवधारणा में सबके लिए जगह थी। लेकिन रिलीजन का ढांचा अक्सर एकाधिकारवादी होता है। मतलब मेरा तरीका ही सही है। हाँ, वो कहता है या तो मेरा तरीका सही है या फिर कुछ भी सही नहीं है। स्रोतों का तर्क है कि इस एक गलत फहमी ने भारतीय समाज के मूल चरित्र को समझने में बहुत बड़ी बाधा पैदा की है। तो ये जो धर्म को रिलीजन समझने की गलती है, क्या इसका असर हमारे आज के कानून और संविधान की समझ पर भी पड़ा है? हाँ, क्योंकि स्रोतों अगले हिस्से में इसी तरफ इशारा करते हैं, और ये वो हिस्सा है जिस पर अक्सर विवाद होता है। हाँ, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि किताब संविधान पर हमला नहीं कर रही है। ये एक आम धारणा है। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन तर्क इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। सवाल संविधान पर नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या करने वाली मानसिकता पर उठाया जा रहा है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। इसका क्या मतलब है कि व्याख्या करने वाली मानसिकता पर सवाल है? इसका मतलब ये है कि क्या हम अपने संविधान को पढ़ते और लागू करते समय भी उसी औपनिवेशिक चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा। किताब का तर्क है कि हमारी पूरी सार्वजनिक बहस में एक असंतुलन आ गया है। हम अधिकारों यानी राइट्स की बात तो बहुत करते हैं, जो कि जरूरी है। बहुत जरूरी है, लेकिन हम कर्तव्यों यानी ड्यूटीज की बात लगभग भूल ही गए हैं। हाँ, ये बात तो है। हमारी बातचीत अक्सर इस पर होती है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, इस पर नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक यही बात। इसी तरह अल्पसंख्यक अधिकारों की बात होती है, और होनी भी चाहिए, लेकिन तर्क ये है कि इस बहस में अक्सर बहुसंख्यक समुदाय को एक अपराधी की तरह या हमेशा शक के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। किताब का कहना है कि समानता का मतलब अपनी पहचान को मिटाना नहीं है। हर समुदाय को अपनी पहचान पर गर्व करने का हक है, लेकिन यह किसी दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं हो सकता। तो मूल मुद्दा संतुलन का है। ये कहने की कोशिश हो रही है कि न्याय और समानता की हमारी परिभाषाएं भी शायद उधार ली हुई हैं। हाँ, और वे हमारे समाज की जमीनी हकीकत पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरती। हाँ, मूल मुद्दा दृष्टिकोण और संतुलन का ही है। स्रोत ये सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे अधिकारों की बहस भी उसी फूट डालो और राज करो की मानसिकता से प्रभावित है? मतलब हम आज भी खुद को अलग अलग गुटों में ही देखते हैं। बिल्कुल, एक पूरी सभ्यता के तौर पर नहीं। ये मौजूदा कहानी जो नैरेटिव है, उस पर सवाल उठाने का एक प्रयास है, संवैधानिक ढांचे को तोड़ने का नहीं। ठीक है। ये पूछने की कोशिश है कि क्या हम एक बेहतर, ज्यादा संतुलित और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई व्याख्या नहीं खोज सकते? तो इस सारी चर्चा को अगर हम समेटें, इंडिया बनाम भारत का फर्क, बौद्धिक गुलामी, धर्म और रिलीजन का अंतर और अधिकारों की बहस में असंतुलन, इन सब को मिलाकर आखिर संदेश क्या है? लेखक कहना क्या चाहते हैं?
इन सभी तर्कों को पिरोकर जो एक धागा बनता है वो बहुत सीधा और साफ है। और वो संदेश है, भारत को भारत की तरह समझो। उसे किसी पश्चिमी या बाहरी सांचे में ढालने की कोशिश मत करो। उसकी अपनी हजारों साल की सभ्यता, उसके अपने दर्शन और उसकी अपनी अनूठी सामाजिक बनावट के साथ उसे देखो और समझो। स्रोतों में एक बात साफ लिखी है कि इसका मकसद न तो किसी की नकल करना है और ना ही किसी से नफरत करना। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका एकमात्र मकसद है आत्मबोध हासिल करना। आत्मबोध। हाँ, यानी खुद को अपनी ही नजरों से पहचानना। ये खुद से ये सवाल पूछने जैसा है कि हम कौन हैं। और इसका जवाब बाहर से नहीं, इस सवाल का जवाब किसी और की दी हुई परिभाषा से नहीं, बल्कि अपनी खुद की गहरी समझ और खोज से पाना। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं और आपकी जड़ें कहाँ हैं, तब तक आप ये कैसे तय करेंगे कि आपको भविष्य में कहाँ जाना है। सही बात है। ये किताब उसी आत्मखोज की यात्रा के लिए एक न्योता है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम फिर से वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये किताब कोई जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछने में मदद करती है। ये नहीं कहती कि आप क्या सोचें, बल्कि ये कहती है कि आप सोचना शुरू करें। हाँ, अपनी जड़ों से, अपनी भाषा में और अपने नजरिए से। और यही पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं, जो सीधे स्रोत से आता है। जो समाज खुद को समझना छोड़ देता है, वो दूसरों की परिभाषा बन जाता है। दूसरों की परिभाषा बन जाता है। इस पर विचार करने लायक सवाल ये है कि किसी भी समाज के लिए बाहरी परिभाषाओं पर निर्भर रहने के बजाय आत्म मूल्यांकन के लिए अपनी दृष्टि विकसित करना कितना जरूरी है। और इस प्रक्रिया में आज के दौर में इतिहास, संस्कृति और दर्शन की क्या भूमिका हो सकती है।